नमस्कार प्यारे मित्रों और साथियों, आज देखते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन एक मिनट दोस्तों, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 312, 206, 208, 300। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 206। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं मतलब छोटे बच्चों में, जिनका अभी फिलहाल जन्म ही हुआ होता है, उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 350। तो दोस्तों, नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में, कहाँ पे? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां मतलब हड्डियां। मानव शरीर या मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है ए 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कुल कितनी हड्डियां होती हैं खोपड़ी में। एक मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, एक मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 12, 10, 14 और 11। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही होगा, 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ये दोस्तों यहाँ पे अस्थि लिखा है, अस्थि लिखा है दोस्तों यहाँ पर। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांघ में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में। आपके 4 ऑप्शन हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा, जबड़े में। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है जो जबड़े में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में, घुटने में, उंगली में या नाक में? आपका ऑप्शन ए सही होगा, कान में। कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे पीयूष हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर
की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फिबुला, टिबिया या फीमर? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फीमर। जो ये फीमर हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। मानव शरीर के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? ऑप्शन है टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिबुला। आपका ऑप्शन बी सही होगा, ह्यूमरस। ह्यूमरस है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ह्यूमरस। ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? अभी दोस्तों देखा था कि ह्यूमरस हड्डी जो है वो पैर की नहीं है, तो अब देखते हैं ह्यूमरस किसकी हड्डी है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा में? दोस्तों जांघ में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अब आपके ऑप्शन बचते हैं 3, पिंडली, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा। तो दोस्तों ह्यूमरस हड्डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है, कंधे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टिबिया नामक हड्डी। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? मतलब दोस्तों निम्न में से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान में नहीं पाई जाती है? स्तूलक, स्तूलक, रकाब, उर्वस्ति या ककुद? तो दोस्तों इसमें आपकी कौन सी हड्डी है जो कान में नहीं पाई जाती है? वो है उर्वस्ति। ऑप्शन सी आपका सही होगा, हड्डी का नाम है उर्वस्ति। उर्वस्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से? तो दोस्तों वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों वृद्धावस्था में कैल्शियम के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं वृद्धावस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे अस्थि ना होकर अस्थि है दोस्तों। अस्थि। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट,
कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड या फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। मतलब अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या एक नई छोटी पेशी। अस्थियों और पेशियों को कौन जोड़ता है? तो दोस्तों अस्थियों और पेशियों को टेंडन जोड़ता है। कौन? टेंडन जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये सभी को पता होगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 4, 12, 20, 28। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आपका ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मनुष्य के कुल दांतों की संख्या 32 होती है, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। चर्वणक, अग्रचर्वणक, कृंतक और रंध्रक, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। चर्वणक, अग्रचर्वणक, कृंतक और रंध्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज। ऑप्शन है आपके पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय में। जल्दी से कमेंट करें कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन सी छोटी आंत में। पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मतलब मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दोस्तों 1 मिनट। कहाँ से प्रारंभ होती है? मलाशय, आमाशय, मुख या पक्वाशय? दोस्तों आपके ऑप्शन है मलाशय, आमाशय, मुख और पक्वाशय। तो दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह से ही चबाना शुरू कर देते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मतलब मानव की जो पाचन नली होती है, ग्रास नली, वो कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या 32 फीट? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? कितने फीट लंबी होती है? जल्दी से कमेंट करें कितने फीट लंबी होती है। तो दोस्तों मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है।
कितने फीट? 32 फीट लंबी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन, यहाँ पे दोस्तों पाचन है। पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज। जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, लाइपेज। लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है उसके द्वारा स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में पाचन का हिस्सा नहीं है। जो पाचन की क्रियाएं होती हैं और उनमें भाग लेने वाले अंग होते हैं, इनमें से कौन सा वो अंग नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों पाचन क्रिया में भाग लेने वाले यकृत, पित्ताशय और आंत ये तीनों हैं। जो कॉर्निया है यही नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। जो कॉर्निया है वो आँख का एक हिस्सा है। किसका? आँख का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में यहाँ पे उस है दोस्तों, उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज या एमाइलेज। आपके 4 ऑप्शन हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज, एमाइलेज। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ये एसएससी 2019 में पूछा गया है। एसएससी 2019 में पूछा गया है दोस्तों, और ये इस बार आरआरबी एनटीपीसी 2024 में आएगा। ये तो क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, एमाइलेज। एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जो दूध होता है वो दूध के अंदर प्रोटीन होती है, उसको पचाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसी एंजाइम का नाम बताना है यहाँ पर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ईरोप्सिन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेनिन। रेनिन नामक एक एंजाइम होता है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला
पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? मतलब जो पाचन की क्रिया है उसको प्रारंभ होते ही कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन, एमाइलेज। जल्दी से कमेंट करें कौन सा एंजाइम मिलता है? कौन सा एंजाइम मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो पाचन क्रिया में सबसे पहले मिलता है और यही एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है क्या? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? तो दोस्तों हवा तो सांस लेने के लिए सिर्फ होती है और कहीं तक मान सकते हैं कि पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और खनिज जो है वो तो भोजन से ही हमें मिलते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंजाइम। क्योंकि एंजाइम ही ऐसे हैं जो हमारे भोजन को पचा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो हमारे मुख में लार निकलती है वो किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा? जल्दी से कमेंट करके बताएं लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के मुख में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य के मुख में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मतलब जो भोजन में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनका रक्त में प्रवेश करना ये कहाँ पर होता है? यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत या बड़ी आंत में? जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो दोस्तों रक्त द्वारा अवशोषण खनिज पदार्थों का जो होता है वो छोटी आंत में होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है?
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन है यकृत, मुंह, छोटी आंत या आमाशय। जल्दी से कमेंट करें। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, आमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बाल्य ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, महाधमनी या ग्रास नली। आहार नलिका को ही दोस्तों ग्रास नली कहते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आहार नली को ही ग्रास नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नलिका कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ थे। विषैले पदार्थों का कौन सा अंग अवशोषण करता है? मतलब विषैले पदार्थों का कौन सा अंग अवशोषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग अवशोषण करता है? ऑप्शन है आमाशय, अग्न्याशय, वृक्क या यकृत। जल्दी से कमेंट करें क्या होगा। तो दोस्तों पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का जो अवशोषण करता है उसका नाम है यकृत। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यकृत ऐसा है कि जो विषैले पदार्थ होते हैं जिन्हें हमको आवश्यकता नहीं होती है जिनकी, उनको भी यकृत ले लेता है। इसीलिए जो धूम्रपान करते हैं उनसे लीवर एक मिनट दोस्तों, धूम्रपान करने वाले लोगों का जो लीवर होता है, लीवर वो डैमेज हो जाता है। लीवर को ही यकृत कहते हैं। तो लीवर डैमेज हो जाता है क्योंकि लीवर ही विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, जिसका कार्य होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया। पेप्सिन क्या बदल देता है? पेप्सिन क्या बदल देता है? शर्करा को, स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। दोस्तों कमेंट करें जल्दी से कि पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किस में बदलता है, मतलब किसको किस में बदलता है। तो दोस्तों जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन सी आपका सही हो, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन नामक एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाती है? जो पाचन क्रिया है उसमें प्रोटीन निम्न में से किस भाग में बदल जाती है?
वसा में, ऑप्शन है वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा में। जल्दी से कमेंट करें कि प्रोटीन पाचन क्रिया में निम्न में से किस में बदल जाती है। जो प्रोटीन होती है वो निम्न में से अमीनो अम्ल में बदल जाती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाती है। प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में किसको, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, जमा करता है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। ऑप्शन है आंत, आमाशय, अग्न्याशय या यकृत। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, जमा करता है। जो यकृत होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से पित्त रस कहाँ पर बनता है। पित्त रस कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, अग्न्याशय में या ग्रहणी में। जल्दी से कमेंट करें कि पित्त रस कहाँ पर बनता है। पित्त रस कहाँ पर बनता है। दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहाँ पर बनता है, यकृत में। पित्त रस यकृत का एक भाग है जहाँ पर बनता है, जिसका नाम है प्लीहा। क्या, प्लीहा। यकृत का एक भाग है जहाँ पे बनता है, उसका नाम प्लीहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यकृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पित्त रस कहाँ पर जमा होता है। पित्त रस कहाँ पर जमा होता है। पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो दोस्तों पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। यकृत के एक भाग प्लीहा में बनता है और ये प्लीहा से पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है। जो पित्त रस है उसका प्रमुख कार्य क्या है। जल्दी से कमेंट करें कि जो पित्त रस है उसका प्रमुख कार्य क्या है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन। जो वसा होती है उसका वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन। ऑप्शन बी है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन। दोस्तों ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं। अब तीसरा है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। अगला ऑप्शन है
उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। पित्त रस का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है वसा का इमल्सीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना, क्या रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? मानव शरीर के किस अंग को या भाग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, गुर्दे, पेट। जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यकृत। क्योंकि सभी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो यकृत में ही आकर जमा होते हैं, इसलिए यकृत को रासायनिक कारखाना भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर एक वैज्ञानिक का नाम है। पेसमेकर एक वैज्ञानिक का नाम है। का संबंध किससे है? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा या हृदय। पेसमेकर एक वैज्ञानिक थे जिनका संबंध इन चारों में से किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया है क्वेश्चन, हल्के में मत लेना। तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। पेसमेकर एक वैज्ञानिक थे जो हृदय विशेषज्ञ थे। क्या थे? हृदय विशेषज्ञ थे। ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें कि आपके सभी साथी इसी प्रकार से पढ़ सकें, और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। इसके और भाग है, ये पहला भाग है अभी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।